हुकूमत यहाँ कंट्रोल में नहीं है ये इस चीज़ की कीमतों को। ये तमाम बातें सबको पता है और इकोनॉमिक्स हवाले से जो माहिरीन हैं इक़्तिसादियात के या माशियात के, वो ये तमाम बातें जानते हैं, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बुनियादी बात यह है कि जिस तरह मेरे मोहतरम दोस्त हारून रशीद साहब ने कहा, ये उनकी राय हो सकती है और उनका अपना एक थिंकिंग प्रोसेस है, उसके मुताबिक उन्होंने एक बात कर ली। लेकिन बात यह है कि कोई फर्स्ट टाइम पे ही ये फैसले कर दी जाएँ, ये डिसीजन ले लिए जाएँ और किसी इस तरह के प्रोसेस से हम अलग हो जाएं, तो ऐसा नहीं। और अल्ताफ़ भाई ने रिपीटेडली इस बात को सामने उठाते रहे कि जी इस मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, इस मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग हैं उनके शरह में या तनासब में इजाफा होता चला जा रहा है। तो बात इसकी नहीं है कि जी ये इंटरनेशनल मार्केट के रेट्स बढ़ा दिए जाएँ, उसको देखते हुए फिर अगर किस्त लेनी है तो रिफॉर्म GST को ले आया जाए या अगर इसकी वजह से प्राइस हाइक हो जाए पेट्रोलियम की। जी बात इसकी यह है कि हमें उन पहलुओं को देखने की ज़रूरत है, उन खानों को देखना चाहिए जहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जिनको आप यूटिलाइज़ करते हुए आवाम को सब्सिडी दे सकते हैं कि जी ठीक है, ओके दुनिया भर में इजाफा हो गया, लेकिन अब हम पाकिस्तान में क्या करें। पाकिस्तान में किस तरह से सिर्फ ये क्या कर हम बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते कि जी ये तो एक पूरा प्रोसेस है यूनिवर्सल और अब ये हमें करने जाना है। नहीं, बात यह है कि आप फिर वो चीज़ें देखें कि जिसके अंदर अभी बात करप्शन की हो रही थी। इस मुल्क से कितने लोगों ने अपने ख़जाने भरे हैं, कितने लोगों ने जायदादें बनाई हैं। आज तक किसी भी एस्पेक्ट से जब अल्ताफ़ भाई ने बात की थी इनकलाब की, तो अल्ताफ़ भाई ने यही बात की थी कि ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने कौमी ख़जाने को लूटा, जिन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया, उनको लाया जाए, उनसे उनकी लूटी हुई रकम का हिसाब किया जाए, कौमी ख़जाने को वापस से मुस्तहकम किया जाए ताकि फिर सब्सिडी दे सकें। आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की तरफ जाएं कि जिससे आप 900 बिलियन जनरेट कर सकते हैं। ये सारी बातें ठीक, मैं इससे पूछूंगा। हारून साहब आपसे मेरा आखिरी सवाल है, चूंकि अब ये आ गए हैं ना, उसके इनकी गैर मौजूदगी में बात हो रही थी, आपने कहा कि कम से कम ये वजह आपको तो नहीं लगती, तो आपको क्या वजह लगती है, क्या सबब बना MQM का हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का? आप हैं हमारे साथ हारून रशीद साहब? जी क्या कह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं आपको फिर क्या वजह लगती है कि क्या सबब बना है MQM की हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का? आपके ख्याल में क्या वजह है? जी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हुकूमत अनपॉपुलर हो गई है और इसके साथ स्टे करना मुश्किल है। बाकी इनके इश्यूज भी हैं, नई हल्का बंदियां और कमिश्नरी निज़ाम और ये जो टारगेट किलिंग में लोग पकड़े गए, फिर जुल्फकार मिर्जा साहब ने जो तकरीर की उसके बाद तो किसी भी अलाई के लिए मुश्किल था ना, वो तो इन्हें मुजरिम करार दे रहे थे। अब एक बात यह है कि कोई भी आदमी पकड़ा जाता है, वो एक प्रोसेस में अदालती निज़ाम के जरिए वो सजा पाता है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, दूसरी बात है। और एक ये है कि वो ये कह रहे थे कि MQM जिम्मेदार है सारी टारगेट किलिंग की, और मेजॉरिटी यानी वो तो जो फिगर्स बता रहे थे 80-90% लोग इनके जिम्मेदार हैं। इसके कैसे ये स्टे कर सकते थे? देखिए जी, मैं इसमें जो बात कहना चाहूँगा, जैसे हारून रशीद साहब ने बात की कि जी इश्यूज़ जो हैं वो ये कमिश्नरी निज़ाम और ये और वो दीगर चीज़ों की उन्होंने बात की। लेकिन जी बात जो बिल्कुल क्लियर कट है, हमारे पॉपुलर डिसीजंस को कम से कम हमें क्रेडिट तो दें, वो क्रेडेंशियल तो दें MQM को और कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई को। किस डिसीजन में? मसलन रिफॉर्म GST का ना टेबल होना, मसलन NRO का ना आना, मसलन इन दो चीज़ों को क्रेडिट दे देंगे हारून रशीद साहब? RGST और NRO पे क्रेडिट दे दें आप इनको? कम से कम सवात में नफाज अमन का जब मुआहदा हो रहा था तो MQM के पार्लियामेंटेरियंस में ये इतनी अखलाकी ज़रूरत थी कि अल्ताफ़ भाई ने एक अरसे तक जिस फ़लसफ़े को प्रोपेगेट किया उसको उन्होंने वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया और प्रैक्टिकल उसको इम्प्लीमेंट किया। और किसी जमात में ये अखलाकी ज़रूरत ही नहीं आई कि वो खड़ी होती है NRO के ऊपर। हमने इत्तेहादी होने के बावजूद इतनी अखलाकी ज़रूरत थी, इतनी उसूली सियासत करने का हमें दमखम है कि हमने वहाँ खड़े होकर ये सब कुछ डिमॉन्स्ट्रेट किया। हम पे बहुत सारी बातें हुई, पीपल्स पार्टी के दोस्त हमसे नाराज़ हुए, उन्होंने ये बातें की कि जी आप तो हमारे साथ बैठते हैं और आप हमारे साथ ही ये सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, महंगाई का जब वक्त आया तो इस मुल्क में किसी भी सियासी रहनुमा, किसी सियासी कायद के मुंह में ये ज़बान नहीं आई कि जी अवाम के साथ ज़्यादती हो रही है और मैं अवाम के साथ खड़े होने को प्रेफर करूँगा। नहीं, किसी ने भी इसके लिए बात नहीं की। ये क्रेडिट तो आप MQM को दें। हारून साहब आप ये क्रेडिट दे दें, फिर मैं फौजिया साहिबा की तरफ जाऊं। फिर मैं कि टारगेट किलिंग की बात है कि टारगेट किलिंग में नहीं, टारगेट किलिंग का भी जवाब लें कि टारगेट किलिंग में उन्होंने कोट कर दिया जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बात को। अगर टारगेट किलिंग में MQM का एक कारकुन भी इन्वॉल्व है और इस वक्त पुलिस कस्टडी में, अभी नहीं कि आप पकड़े और ले आए, अगर कोई एक फर्द भी टारगेट किलिंग में MQM का इन्वॉल्व है तो मैं यहाँ पे अपने मनसब से रिजाइन करने को तैयार हूँ, वरना इस प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान भर में बंद किया जाए। ये वो दौर नहीं है कि जब साहब इसमें फाइनल कमेंट कर दे, फौजिया वाहिद साहब की तरफ जाना है। इतनी बड़ी बात कर दी उन्होंने।
क्या कहा उन्होंने? मुझे तो नहीं पता मुलव्वस है या नहीं। अच्छा। वो तो पुलिस तफ्तीश करे, अदालत में जाए तो पता चले। हारून भाई, ये तो सुनी सुनाई ये तो बातों को अपने आगे बढ़ाना बयान भी के सही खुद नहीं है ना। जिम्मेदार है। मैंने तो नहीं कहा कि मुलव्वस है, जुल्फकार मिर्जा ने कहा, उससे पूछे। और चीख चीख के उसने कहा ऐसे जैसे कोई बड़ा देखें, एक इखलाकी बात ये होती है कि अगर कोई वसीम भाई आपको गाली दे या हारून भाई को, मैं आके वही गाली उसी तरह से कोट करूं, तो ये मैं बात तो नहीं कह कभी रहा सही नहीं हो भाई, सकती। आपने सुना नहीं, तवज्जो नहीं दी। मैं नहीं कह रहा जी, कि आप मैंने तवज्जो मुलव्वस दे हैं। के ही जवाब दिए। चलो मैं ठीक नहीं है, कह रहा, बहुत उन्होंने जुल्फकार मिर्जा ने कहा वो साबित करें। वो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब। चूंकि फौजिया अवाब साहबा की तरफ मैंने जाना है और फिर ब्रेक लेनी है। फौजिया अवाब साहबा, आपने डॉक्टर सगीर की बात सुनी होगी। बातें वही हैं जो फारूक सत्तार साहब भी फ्लोर ऑफ द हाउस पर कह चुके और जो रिपीटेडली कही जाती हैं कि भाई हम आपसे ये कह रहे हैं, यानी कि एमक्यूएम के साथ ही ये कह रहे हैं कि आप रेवेन्यू जनरेशन के दूसरे तरीके आजमाएं ना, आप करप्शन खत्म करें, आप एग्रीकल्चरल टैक्स लगाएं। ये अब एक रेटरिक सा लगने लगा है। ये बातें जाहिर है वो आपके सामने भी करते होंगे। इन बातों पर अमल नहीं हो सकता फौजिया अवाब साहबा? जी देखिए, या तो देखिए एग्रीकल्चर टैक्स पे एक मौक़िफ़ इनका पाया जाता है और यकीनन इस बात में वज़न है। मसला सारा ये है कि ये टैक्स जो है ये प्रोविंसेस के हाथ में है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात कही गई है वो ये है कि एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी दोनों टैक्सेस प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं। या तो ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर आए और एग्रीकल्चर को फेडरल सब्जेक्ट बनाएं और फिर फेडरल सब्जेक्ट जब बन जाए तो इसको फिर इसका जो इनकम टैक्स स्ट्रक्चर है उसको इसी हिसाब से एडजस्ट किया जाए। बात दुरुस्त है कि ये इतना बड़ा सेक्टर है, हमारे जीडीपी का कोई 22% है और 22% का मतलब है कि अगर 165 बिलियन डॉलर का हमारा जीडीपी है तो समझ लीजिए कोई 40 अरब डॉलर यहाँ पर इस सेगमेंट में पाए जाते हैं। तो यकीनन इससे आमदनी होनी चाहिए, लेकिन पहले इस सिलसिले में प्रोविंसेस से भी पूछताछ करनी चाहिए कि उन्होंने इस टैक्स को क्यों नहीं बाकायदगी से इन्फोर्स किया है। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि दोनों सूबों में, खासतौर पर सूबे सिंध में और पंजाब में ये टैक्स मौजूद है, लेकिन इस पर एज सच अमल दरामद नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है।